हेलो स्टूडेंट। बेटा आज आपकी 9th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये उसका लास्ट पोर्शन है सीरीज में, ठीक है। ये उसका लास्ट पोर्शन है। इससे पहले हमने वुमेन्स रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लिया था, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी देखी थी। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इस बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। देखो, रेवोल्यूशन कोई एक झटके में होने वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक है। इट नीड्स टाइम, इट नीड्स अ डेडिकेशन, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम प्रोसीजर होता है रेवोल्यूशन, ठीक है। जिस प्रकार आप इसको एज्यूम कर सकते हो लाइक अ वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो में क्या होता है कि जैसे कि जब तक प्रेशर नहीं बनता गैसेस का, मैग्मा का, लावा का, जब तक प्रेशर नहीं बनता तब तक वो बाहर फटता नहीं है। सिमिलर लाइक योर होम कुकर। कुकर होगा, कुकर में गैस खाना बनाते हो, ठीक है। उसमें सीटी कब आती है? जब उसमें प्रेशर बनता है। तो प्रेशर ऐसे ही थोड़ा बन जाता है प्रेशर, और सीटी तब आती है जब उसमें प्रेशर एक अमाउंट पे बने। तो यहाँ पर भी वही बात है कि वो पॉइंट जब रेवोल्यूशन एक लंबा प्रोसेसर होता है, और जब वो अपनी चरम सीमा पर होता है तभी चेंज आता है। तभी क्या आता है? चेंज आता है। तो यहाँ पर रेवोल्यूशन में कई सारी चीजें होती हैं। लोगों का योगदान होता है, आइडियोलॉजी होती है, लोगों की सोच होती है, डिबेट होती है, कई सारी चीजें होती हैं कि भाई रेवोल्यूशन किस विचारधारा पे चलेगा, आगे जाके क्या चेंज आएगा, आप क्या सोसाइटी के लिए क्या बेटर होगा, क्या बेटर नहीं होगा। फ्यूचर को भी दिमाग में रखते हुए कि हाँ, फ्यूचर की नीड क्या हो सकती है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बना सकते हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन हमें याद रहे। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी ये बड़े ही इंपॉर्टेंट थे फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान। फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। क्योंकि फ्यूडल सिस्टम ने वहां पर इतनी इक्वालिटी ला रखी थी। और दूसरा मैंने आपको एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी में बताया किस प्रकार स्लेवरी वाज द मेन थिंग ओवर देयर, ठीक है। और दूसरा, प्रॉपर्टी भी सभी के पास नहीं थी। there were so many peoples those who are poor, ठीक है। पुअर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो एक पुअर और रिच के बीच में जो गैप था ना, फ्रांस में बहुत ज्यादा था। चलिए, और क्या था देखो। और दूसरी बात, एक सेंसरशिप होती थी जब लुई 16 था, ठीक है। लुई 16 किंग था, तो वहां पर क्या होता था, एक सेंसरशिप बोर्ड होता था। आप लोगों ने फिल्म इंडस्ट्रीज में भी आप देखते हो, फिल्म लॉन्च होने से पहले सेंसरशिप बोर्ड से सर्टिफिकेशन होता है उसका, मतलब कि पहले सर्टिफाई होती है, ठीक है। तो सेंसरशिप लॉ बहुत ही टाइट थे वहां पर। सेंसरशिप लॉज बहुत ही टाइट थे। कैसे टाइट थे कि लुई 16 के बिना पूछे, मतलब बिना उसकी जानकारी के, लुई 16 जब तक नहीं, मतलब उस चीज को देख ना ले, आप ना ही कोई मैगजीन प्रिंट कर सकते थे, ना ही कोई न्यूज़पेपर, ना ही कोई पैम्फलेट, ना ही किसी प्रकार की न्यूज को फैला सकते थे, ठीक है, किसी भी माध्यम से। उस वक्त तो प्रिंट मीडिया ही था, हम जानते हैं प्रिंट मीडिया वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया वाज देयर, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप किसी प्रकार की न्यूज को बिना इनकी इंफॉर्मेशन के आप स्प्रेड नहीं कर सकते थे। वो दैट वाज काइंड ऑफ फ्रीडम तो था, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस था नहीं। अगर सेंसरशिप बोर्ड के लॉ इतने टाइट थे कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से बोल या आइडियोलॉजी बता नहीं सकते, तो आप बहुत ही टाइट रूल्स एंड रेगुलेशन रहे। सो क्या हुआ, जैसे ही नेशनल असेंबली आती है तो उनका तो मेन मोटिव ये था कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया नेशनल असेंबली ने, उसमें राइट ऑफ मैंस में क्लियरली लिख दिया था आर फ्री टू स्पीच, ठीक है। मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस उन्होंने दिया था। सेंसरशिप बोर्ड को खत्म कर दिया था। सेंसरशिप बोर्ड को क्या किया था? खत्म कर दिया था। और इस जरिए, इस पहले क्या था कि जो लोग भाई अगर लिखते भी थे लोग, ठीक है, तो भाई कुछ ही लोग पढ़ पाते थे। मतलब कि एक तो पढ़ना नहीं आता था सबको, ठीक है। हम जानते हैं कि वुमेन्स के पास एजुकेशन सबके पास नहीं थी। ओनली प्रॉस्परस वुमेन्स, लाइक थोड़ी सी रिच घराने से बिलोंग करती है, या फिर भाई उनके उनके फादर या पेरेंट्स किसी मर्चेंट है, या फिर भाई ट्रेडर है, थोड़े से वेल्दी हाई स्टेटस से बिलोंग करते हैं, तो ही उनकी लड़कियां थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती थी, ठीक है। तो भाई जितने भी लोग थे, जो राइटर्स थे, पोएट्स थे, ठीक है, भाई बहुत कुछ लिखते हैं, उनके पास आइडियाज बहुत थे, फिलोसफर्स थे, वो भी लिखते हैं। देयर वाज इनफ टू राइट बट देयर वाज नॉट इनफ टू रीड। मतलब कि
मतलब लोग इनफ टू रीड नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि लोग इतने नहीं थे कि उसको रीड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन क्या थी कि भाई देखो, एक तो एजुकेशन सीमित लोगों के पास थी, तो आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा फैलती नहीं थी, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस किया, ठीक है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा लिखना भी शुरू कर दिया, ठीक है। अब हर कोई लिख सकता था, अब हर कोई फिलोसोफर अपनी बात आगे रख सकता था, ठीक है। दैट वाज काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंक्लूजन में आ जाते हैं, ठीक है। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट 1804 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने 10th क्लास में भी इस पे डिटेल में स्टडी करोगे, यहाँ तो एक सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। नेपोलियन वाज सो इम्पॉर्टेंट कि उसने यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया पर असर किया था, पूरी दुनिया पर। मैं ये कहूँगा कि भारत में, ठीक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, जैसे बंदे भी, मतलब जो ये फेमस रेवोल्यूशनरी थे, फेमस फिलोसोफर्स थे, फेमस पर्सन थे, ये भी उस आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। तो देखो, he became the emperor of France 1804 में वो फ्रांस का एम्परर बना, ओके, ठीक है। उसने क्या किया था, देखो, एक जब मान लो जैसे कि भारत में आज 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं, तो इसमें होता क्या है, 28 राज्यों में होता क्या है कि मान लो अगर पहले के ज़माने में अगर इस बात को सोचा जाए, ठीक है, पहले के ज़माने में इस बात को सोचा जाए कि हर एक राज्य में अपनी करेंसी हो, अपना वेट एंड मेजर सिस्टम हो। वेट एंड मेजर सिस्टम का मेरा कहने का मतलब है, आज की डेट में स्टैंडर्ड यूनिट हम जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन मान लो उस जमाने में ऐसा कुछ ना हो, स्टैंडर्ड ना हो, हाँ, लेकिन उन्होंने किलो जरूर पता हो, तो हर एक स्टेट ने अपना किलो निर्धारित कर रखा हो। एक ने कर दिया 800 ग्राम, एक ने कर दिया 1100 ग्राम, एक ने कर दिया 900, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो बताओ खरीदने में और बेचने में कितनी दिक्कत आएगी, ठीक है। ऐसा खाली वेट के साथ नहीं था बेटा, लेंथ के साथ भी था। मान लो एक बंदे ने अगर कपड़ा खरीदा और मान लो एक राज्य में एक मीटर में 85 सेंटीमीटर है और दूसरे राज्य में 1 मीटर में 90 सेंटीमीटर है, तो वो बंदा तो 85 सेंटीमीटर के हिसाब से खरीदेगा, ठीक है। तो बोलेगा मैंने जब अपने स्टेट में उसे काउंट किया तो कम निकला, मेरे में 90 सेंटीमीटर। तो मतलब ऐसा पूरे यूरोप में था, यूरोप में भी, फ्रांस में भी, जो फ्रांस जो स्टेट्स में डिवाइड था, ठीक है, उसके हर एरिया में अलग वेट एंड मेजर सिस्टम था। तो उसने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लिया, ठीक है, उसने वेट एंड मेजर सिस्टम को इक्वलाइज कर दिया ऑन द बेस ऑफ डेसिमल सिस्टम, जो भारत से गया है, हम जानते हैं डेसिमल सिस्टम कहाँ से क्रिएट हुआ है ना। तो बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम उसने वेट एंड मेजर सिस्टम को इक्वलाइज किया, ठीक है, और कॉन्करिंग नाइबरिंग यूरोप कंट्रीज, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। जैसे ही वो पावर में आया, ही बिकेम द एम्परर, लोगों ने उसे एज अ फ्रीडम का मतलब देवता समझा था कि भाई ही ब्रिंग्स फ्रीडम टू एवरीवन, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा मोनार्क लेके आया है, ठीक है। He equalized weight and measure system, so he brings new ideology in the system, ठीक है। लोग उसको पसंद करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन he is a kind of conqueror। उसने 19 कंट्रीज पर अटैक कर दिया। स्टार्टिंग में जब वहां पर अटैक किया उन कंट्रीज पर, तो वहां की जो प्रजा थी उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम से तो परेशान तो थी ही, तो इसलिए उन्होंने इसका स्वागत किया। लेकिन बाद में वो लोग नफरत से करने लगे, क्योंकि they find him as a kind of destroyer, ठीक है। उसने कब्जा कर लिया, आसपास कंट्रीज पे कब्जा कर लिया, वहाँ की डायनेस्टीज को खत्म कर दिया और अपने ही किंगडम का एक्सपेंड किया और अपने ही रिश्तेदारों को वहाँ पर किंग घोषित कर दिया। लेकिन जो वेट एंड मेजर सिस्टम था और जो मॉडर्न आइडियाज थे, जो मॉडर्न चेंजेस थे, कि टोल्ड टू देम कि हाँ यहाँ पर भी वही लागू हुए, तो वहाँ पर भी वही लागू हुए। तो एक तरह का पूरे यूरोप में, मतलब कि पूरे यूरोप को तो उसने कब्जा नहीं किया था, लेकिन जहाँ जहाँ उसने कब्जा किया और जहाँ जहाँ पर वो गया, उसने एक तरह का इक्वलाइज सिस्टम या बहुत ही मॉडर्न मोनार्क सिस्टम वहाँ पर एस्टेब्लिश किया। चलिए, और क्या कहना है, देखो, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसने एक नया लॉ दिया, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए डिमांड कर सकते हो, ठीक है। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम में आपको बता चुका था, ठीक है।
बाद में इसको 1815 में ये वाटरलू की बैटल में हार जाता है, इसको हरा दिया जाता है और इसको 3 लोग मिलकर हराते हैं, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और रशिया। ठीक है, ये 3 बंदे इसको मिलकर हराते हैं, ये अकेला नहीं हारता। ठीक है, ये अकेला होता है लेकिन इसको 3 लोग मिलकर हराते हैं, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और रशिया। हालांकि वो नहीं दिया है वाटरलू की डिफीट किसके अगेंस्ट इसने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो अब ये तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेट्स कम टू द टाइमलाइन। एक बार इस चैप्टर में जो हम इस टाइमलाइन से गुजरे हैं उस टाइमलाइन के ऊपर एक बार दोबारा नजर डाल देते हैं, तो ये टाइमलाइन से हमारे लिए इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1774 में लुईस 16 राजा बना कहाँ का? फ्रांस का। ओके, 5 मई 1789 में उसने टैक्स इंक्रीज करने के लिए मीटिंग बुलाई थी, असेंबली बुलाई थी। ठीक है, लेकिन वो फेल हो जाती है 20 जून को, और वहां से लोग 5 मई को क्या थर्ड स्टेट वाले बाहर निकल जाते हैं, असेंबली से बाहर निकल जाते हैं, वो मीटिंग खारिज हो जाती है। 20 जून को 1789 को नेशनल असेंबली बनती है। क्या वहां पर बनती है नेशनल असेंबली? 14 जुलाई को ये नेशनल असेंबली के लोग इकट्ठा होते हैं 1789 को। ठीक है, इकट्ठा होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू करते हैं। 14 जुलाई को बेस्टाइल में दंगे हो जाते हैं। ठीक है, राजा अपनी उसको भेजता है, क्या बोलते हैं, आर्मी को भेजता है, लेकिन उस आर्मी का ही एक अलग अपोजिट रिएक्शन निकल के आता है, और जो लोग होते हैं, लोग जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो पुअर फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो लेबरर होते हैं, वो अटैक कर देते हैं किनके ऊपर? उल्टा जो क्या बोलते हैं कासल्स में रहते हैं, जो कि एक तरह से लॉर्ड्स हैं, उन पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि राजा ने जो आर्मी भेजी है वो उनकी क्या फसल को लूटने आई है, और जो भी उनके पास है वो लूटपाट के लिए आई है। ठीक है, तो अटैक कर देते हैं बेस्टाइल पर। तो इससे क्या होता है, राजा को मजबूर होकर नेशनल असेंबली के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करना पड़ता है। 4 अगस्त 1789 को एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड अदर टैक्सेस। ठीक है, नेशनल असेंबली 4 अगस्त को सारे के सारे फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर देती है और बाकी टाइप के टैक्सेस को भी खत्म कर देती है। 1791 को कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1791 को नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह फ्रेम कर लेती है। 1791 में 1792 नेशनल असेंबली मीटिंग करती है, वोटिंग करती है और ऑस्ट्रिया और पर्शिया पर अटैक करवा देती है। ऑस्ट्रिया और पर्शिया पर अटैक करवा देती है क्योंकि यहाँ पर एक सीक्रेट ट्रीटी हो रखी होती है राजा की, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो कि उसका वो कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करे, और बाकी के आसपास के पड़ोसी देश भी नहीं चाहते थे कि इसके देश में ऐसे आइडियोलॉजी फैले, क्योंकि उसका असर उनके देशों में भी हो सकता है। इसीलिए ऑस्ट्रिया और पर्शिया राजा को अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन दे अटैक फर्स्ट। ऑस्ट्रिया के बारे में आप जानते होंगे बेटा, ऑस्ट्रिया की किंग की जो बेटी थी, मतलब कि मैरी एंटोनिटी, वो किसकी वाइफ थी? लुईस 16 की। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये छोटी मोटी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद क्या होता है, नेशनल असेंबली में अब नया चेंज आता है। जैकोबिन नए नए क्लब्स फॉर्म होते हैं, हम जानते हैं क्लब्स क्रिएट हो रहे होते हैं वहाँ उस वक्त, तो उनमें से एक नया क्लब निकल के उभरा के आता है, जैकोबिन्स क्लब। हम जानते हैं जैकोबिन्स क्लब ने नई गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, तो 1792 में क्या बनी? जैकोबिन्स गवर्नमेंट, जिसके हेड कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबर्टसपियर। अब बात आती है 21 सितंबर 1792 को। ठीक है, ही अबॉलिश्ड, या जैकोबिन्स गवर्नमेंट अबॉलिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया जाता है, मतलब कि किंग को भी अब इलेक्ट किया जाएगा। दे एस्टैब्लिश रिपब्लिक, काइंड ऑफ रिपब्लिक मोनार्क कहलाता है। उन्होंने इसका नाम दिया कन्वेंशन। क्या नाम दिया? कन्वेंशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से इसमें आए रिपब्लिक में, लेकिन अब क्या है, किंग नहीं है। किंग को अब क्या कर दिया जाता है? एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। कब? 21 जनवरी 1793 को लुईस 16 को फांसी दे दी जाती है, गुलिटाइन कर दिया जाता है। गुलिटाइन तो बाद में आता है। ठीक, चलो 1793 से लेकर 94 के पीरियड को रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमिलियन वाज सो काइंड ऑफ डिक्टेटर कि उसके रिपब्लिक आइडियाज के अगेंस्ट कोई भी जाता था, डजंट मैटर वो वुमेन्स है, मेंस है, कोई भी है। ही डायरेक्टली सेंड दैट टू अ रेवोल्यूशनरी कोर्ट, और वो कोर्ट उसे क्या सजा देता था? सेंड टू गुलिटाइन। गुलिटाइन क्या था आप जानते हैं?
ठीक है, ग्लूटाइन किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर ग्लूटाइन ने। ठीक है, चलो यहां से आती है बात। अब इस टेरर में लोग इतने डरे होते हैं कि उसकी खुद की पार्टी के लोग भी चाहते थे कि नाउ दे वांट्स टू रिमूव देम, मतलब वो आप उसकी खुद की पार्टी के लोग चाहते थे कि मैक्सिमिलियन अब हटे यहाँ से। ठीक है, अब जुलाई 1794 को रॉबर्ट्सपियर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको भी रेवोल्यूशनरी कोर्ट को भेज दिया जाता है। कोर्ट से डायरेक्टली गुलियोटाइन पर चढ़वा देता है। ठीक है, उसी का सर कलम करवा दिया जाता है। अगस्त 1794 को डायरेक्टरी रूल आता है। ठीक है, अब देखो डायरेक्टरी रूल में आपको बता चुका हूँ, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करती थी? 5 डायरेक्टर्स को चुनती थी। एक तरह से 5 पीपल होते थे डायरेक्टरी में। ठीक है, वही उनके हाथ में सारी पावर होती थी। लेकिन ड्यू टू कोलिजन मतलब एक दूसरे में मतभेद होने के कारण वो ये जो टाइम पीरियड था 1794 से लेके 1803 तक का, या फिर कह लो 1804 तक का, उस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है पूरे फ्रांस में। फिर आता है 1804 में नेपोलियन, एंड नेपोलियन वाज क्वाइट स्टेबल बिकॉज ही वाज फ्रॉम 1804 टू 1815। ठीक है, अब 1815 की बात की कहानी हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th में, उसमें आप 1815 के बाद की कहानी देखेंगे। चलिए, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। तो यहाँ से हम इस चैप्टर की सारी टाइमलाइन जान चुके हैं, कैसे रहा है, क्या रहा है फ्रांस में। फ्रांस का बहुत ज़्यादा असर होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे 1815 में वाटरलू की डिफीट होती है, नेपोलियन को ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया तीनों मिलकर हराते हैं। ठीक है, तो बाद में जब जितना भी उसने एरिया कॉन्कर्ड कर रखा होता है, अब उसमें नया रूल्स, वही ओल्ड मोनार्क आता है। आगे की कहानी है, लेकिन मैं हिंट दे दूं कि वही पुराना ओल्ड मोनार्क आता है। और यहाँ से कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत होने वाली थी। और वर्ल्ड वॉर वन का मतलब क्या है? बीट सब बोया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम आगे की अगला जो चैप्टर आपका आएगा, ठीक है, उसमें हम एक अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि मैं रशियन रेवोल्यूशन भी करवाऊंगा, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन बेटा उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप वैसे सोचते हो, या फिर इन फ्यूचर आपको कभी, क्या भाई सब बच्चे तो साइंस स्ट्रीम के होते नहीं हैं, सब बच्चे आर्ट स्ट्रीम के नहीं होते हैं, सब बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए काम करूंगा। ये जो रशियन रेवोल्यूशन जो चैप्टर है हमारा, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको जो 12th में जो बच्चे आर्ट लेंगे, वहाँ पर एक बुक है आपकी पॉलिटिक्स की, उसमें कोल्ड वॉर है। ठीक है, शीत युद्ध की पूरी हिस्ट्री है उस पॉलिटिक्स में। तो वो कोल्ड वॉर अगर समझना है तो आपको रशियन रेवोल्यूशन बहुत जरूरी है समझना क्या होता है। चलिए, एनीवे, तब तक के लिए आप इतना ही ध्यान में रखें, फ्यूचर में ही छोड़ दें, प्रेजेंट को होल्ड करें और इस चीज को रीड आउट करें। ठीक है, आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आई डेफिनेटली मतलब मुझे लगता है कि आपके सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।